मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि वो तुम्हारे सपने पूरे ना होने दे। हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, हर कदम पर तुमको सलाम होगा। डटकर मुश्किलों का सामना करना है दोस्त, एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। हेलो एवरीवन, सभी दोस्तों को नमस्ते, सलाम, आदाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज सक्सेस में स्वागत है। आज हम लोग सीटीपी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, जिसका हम लोग रिवीजन करेंगे। जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं उसका कलेक्शन करके हम लाते हैं। जो बार बार एक ही प्रश्न विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं वैसा प्रश्न का कलेक्शन है। जो सीडीपी के महत्वपूर्ण सेक्शन होते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रीवियस ईयर सीटेट, मेरा टारगेट है सीटेट 2022 की सफलता सुनिश्चित करना। परीक्षा में हर बार पूछे जाने वाले ये सवाल हैं। कहते हैं यह सिर्फ एक क्लास नहीं, तैयारी की वह रास्ता है जो आपको सफलता तक पहुंचाती है। यह एक सिर्फ क्लास मत समझिएगा, तैयारी की वह रास्ता है जो आपको सफलता तक पहुंचाएगी। डेफिनेट। कहते हैं कि जिस दिन आपकी फोन वाली लत किताबों वाली लत में बदल जाएगी, जिस दिन फोन वाली लत किताबों वाली लत में बदल जाएगी, न फिर कामयाबी आपके पास खुद चल कर आएगी, न फिर कामयाबी चल के आपके पास खुद चल कर आएगी। इसीलिए फोन वाली लत को किताब वाली लत में बदलिए और सीखिए। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्न में सबसे पहला है, अनुशासन अधिगम वातावरण के अनुसार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में किस तरह की मदद करता है। कहते हैं कि अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वह किस तरह की मदद करता है, यह कहना है। कहने का तात्पर्य है कि अनुशासन जो होते हैं वह अधिगम, अनुशासन और पर्यावरण जो होते हैं वह अधिगम वातावरण का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बच्चे अपनी शिक्षा को भी नियमित मॉनिटरिंग निगरानी करने में मदद करता है। जब छात्र अपने मूल्यांकन करते हैं तो उसे अपनी गलतियों को प्रगति में जानने में मदद मिलता है। इससे उन्हें सीखने में सर्वश्रेष्ठ मार्ग मिलता है। कहने का तात्पर्य है कि अधिगम वातावरण का महत्वपूर्ण निभाता है, वह बच्चे को अपनी शिक्षा में नियमित मॉनिटरिंग करें, जिससे वह अपनी शिक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन होगा। क्योंकि इसने पहले भी हम पढ़ा चुके हैं, इन्वायरमेंट एंड वंशानुगत डेवलपमेंट पढ़ाए थे इससे पहले, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। उसमें बताए थे कि अनुशासन अधिगम वातावरण पर किस प्रकार इफेक्ट पड़ता है। बच्चे अपनी शिक्षा को डेली अगर मॉनिटरिंग करें, निगरानी करे, तो वह समझ जाएगा कि इसमें क्या गलती है, उसके बारे में वह अपना प्रगति के गलतियों को सुधार करेगा और प्रगति में। अगला प्रश्न है, थोड़ा इसमें डीप कर दिया गया है राइटिंग में, जो मिस्टेक हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को सुनिए गौर से। राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 में अपनी समझ डैश से प्राप्त करती है। कहने का तात्पर्य है कि अभी तक एनसीईआरटी जो है वह एनसीईआरटी के द्वारा अभी तक 4 लाए गए। 1975 में पहला आया था एनसीईएफ 1975, एनसीईएफ 1988, एनसीईएफ 2000, एनसीईएफ लास्ट 2005। नया शिक्षा नीति लाया गया है 2020, लेकिन अभी तक एनसीईएफ 2005 के बारे में इसमें पूछ रहा है। तो एनसीईएफ 4 आया, याद रखिएगा। पहला एनसीईएफ 1975, दूसरा 1988, तीसरा 2000 और चौथा 2005। कहते हैं राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा विद्यालय पाठ्यक्रम की कथाओं के बारे में इसमें बताता है। एनसीईएफ 2005 के मुख्य रूप से व्यवहारवाद, निर्माणवाद, एक शैक्षणिक बदलाव के प्रस्ताव पर बात करता है, प्रकाश डालता है। इसमें कहता है कि शिक्षण अधिगम के संदर्भ में सक्रिय शिक्षार्थियों का अवधारणा करते हैं। एनसीईएफ मार्गदर्शन सिद्धांत में बताता है कि ज्ञान स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ा जाए, पढ़ाई को रटंत्र प्रणाली से मुक्त किया जाए, पाठचर्चा पाठ्यक्रम को केंद्रित न रख के कक्षा के विधियों के द्वारा किया जाए। इस सब सारे सुविधाएं दिए गए। कहते हैं कि राष्ट्रीय पाठचर्या 2000 यह रचनावाद पर प्राप्त है। किस पर प्राप्त है? यह रचनावाद पे प्राप्त है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वह होगा डी, रचनावाद। कहते हैं कि अगला प्रश्न है जिसको इसमें हाईलाइटेड कर गया है, दिखाई नहीं दे रहा है, गौर से इस प्रश्न को सुनिएगा कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कहता है कि बच्चे को
कक्षा में बच्चे को प्रेरित समझा जा सकता है? कब प्रेरित समझा जा सकता है? वह शिक्षक के स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछें, स्पष्टीकरण करने के लिए प्रश्न उनसे पूछें, या वे अच्छी तरह से वर्दी पहनने से स्कूल में आते हैं, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, या वे सभी उपस्थितियों को नियमित करते हैं। इससे आपको स्पष्ट होगा कि आपका सही ऑप्शन जो होगा वो कहते हैं कि कक्षा में बच्चा कब जीनियस होंगे, प्रेरित समझा जाएगा। कहते हैं कि वे सभी उपस्थिति में नियमित रहेंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वह बच्चा अगर प्रेरित है कि नहीं, वह सभी चीज़ में उपस्थित है तो प्रेरित होंगे ही। वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि अनुशासन जो बनाए हैं वह ज़्यादा डेवलप होंगे, प्रेरित होंगे क्लास से। वे अच्छी तरह से वर्दी पहनने से स्कूल आते हैं। यह भी ज़रूरी नहीं है कि उसकी पोशाक पे डिपेंडिंग। तो कहते हैं कि वह शिक्षा के स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। जब बच्चा प्रश्न पूछते हैं शिक्षक से स्पष्टीकरण के लिए, तो वह प्रेरित समझता है कि वह क्लास में एक्टिव हैं, उससे प्रेरित हैं वह उस क्लास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहते हैं कि बच्चे को छोड़कर अन्य सभी द्वारा लिंग की भूमिकाएं ग्रहण करती है। कहते हैं कि बच्चे को डैश छोड़कर अन्य सभी द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करती हैं। कहते हैं कहाँ कहाँ लिंग की भूमिकाएं ग्रहण की जाती है, इसके बारे में कहते हैं कि बच्चे को जो इसमें दिया गया है, ट्यूशन, मीडिया, समाजीकरण और संस्कृति। एक ऑप्शन है जो ट्यूशन और स्कूल में कोई भी क्या करते हैं, हम लोग लिंग का भूमिकाएं ग्रहण नहीं करती है। बच्चे को ट्यूशन में छोड़कर और सभी जगह लिंग की भूमिकाएं ग्रहण की जाती है। यानी कि ट्यूशन को छोड़कर सभी जगह, मीडिया भी, समाजीकरण भी, संस्कृति भी। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए होगा ट्यूशन। ऑप्शन नंबर ए होगा ट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संज्ञानात्मक विचार को एक सीमा नहीं है? संज्ञानात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। कहने का तात्पर्य है पूर्व संज्ञानात्मक। पियाजे की अवस्था को बारे में आप याद कीजिए कि उनकी 4 अवस्थाएं बताए थे। दूसरा पूर्व संज्ञानात्मक प्री ऑपरेशनल स्टेज बताए थे। उसमें कहता है कि क्या इसमें विचार की एक सीमा नहीं है? क्या उसमें सीमा नहीं करती है? अनुकर्मिता, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति और समता क्या नहीं कर, एक सीमा नहीं है। इसमें नहीं है प्रश्न है, गौर से सुनिए। क्या है नहीं, क्या 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 नहीं है इसमें? एक चुनना है, यानी कि इसमें से 3 होगा और एक नहीं होगा, वह आपको चुनना है। तो कहते हैं कि इसका जो होगा वह आपको ऑप्शन नंबर होगा ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में जो पियाजे बात की है वह ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति पर बात नहीं की है। वह बताते हैं ध्यान केंद्रित प्रवृत्ति के बारे में बात करते हैं। तो कहते हैं कि पियाजे स्विट्जरलैंड के रचनावादी मनोवैज्ञानिक थे। उन्हें प्रतिपादन किया संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को मानव विकास के लिए प्रकृति से संबंधित विषय पर यूज किया था। उनके अनुसार बालक के द्वारा अर्जित ज्ञान को भंडार स्वरूप विकास में अवस्था में यूज किया जाता है। यानी कि बच्चे अपने पर्यावरण में क्रिया करते हैं और अपनी दुनिया के विषय को ज्ञान पर निर्माण करते हैं। यानी कि 5 का ऑप्शन नंबर जो होगा वह होगा बी, ध्यान केंद्रित की प्रवृत्ति। ध्यान केंद्रित की प्रवृत्ति पर डिपेंड पड़ता है कि बच्चा अपने पर्यावरण के किस प्रकार के ध्यान केंद्रित करता है, मानव विकास पे परिमार्जित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे सिद्धांत का अनुसरण नहीं किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है बच्चे अपने पर्यावरण का क्रिया करते हैं, विकास गुणात्मक चरणों में काम करते हैं। अगला कथन कहता है कि विकास गुणात्मक चरणों में काम करते हैं, बच्चे अपने दुनिया के बारे में ज्ञान को निर्माण का उपयोग करते हैं, या निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। यह कहने का तात्पर्य है। तो आपको पता है कि जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी। संवेदी पेशीय अवस्था जन्म से 2 साल, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्थाएं 2 से 7 साल, और मूर्त संज्ञानात्मक 7 से 11 और अमूर्त संज्ञानात्मक 11 से ऊपर वाले के थे। तो यह दूसरा स्टेज है, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था के बारे में बात कर रहा है।
यानी कि पियाजे के सिद्धांत के बारे में बात कर रहा है। बताता है कि अनुसरण नहीं करता है। कौन सा? तो निरंतर अभ्यास के अधिगम पर जोर नहीं देता है, या निरंतर अधिगम अभ्यास सीखने से मिलता है, या अधिगम पर बात नहीं करता है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वह होगा डी। ऑप्शन नंबर डी होगा, जो निरंतर अभ्यास के अधिगम पर बात नहीं करता है, ठहराया नहीं जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, इसके बारे में बताया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, एकाधिवी बुद्धिमानी सिद्धांत क्या कहलाता है? बुद्धिमानी सिद्धांत के बारे में बात करता है। आपको पता होना चाहिए कि बुद्धिमानी सिद्धांत का जो बात करते हैं वह गार्डनर काम करते हैं। गार्डनर बहुप्रतिभा सिद्धांत के अनुसार दिया गया था। उसने 7 प्रतिभाएं बुद्धि का बताया था। उसमें 2 अधिक प्रधान प्रतिभा बुद्धि बताई थी। एक व्यक्ति होती हैं जिसके 7 प्रतिभाएं संतुलित रूप से काम करती है। यानी कि उसमें यह बताने का बात कही गई है कि बुद्धि के कई प्रकार हो सकते हैं। बुद्धि के कई प्रकार हो सकते हैं। बहुप्रतिभा सिद्धांत पर आधारित है कि गार्डनर के अनुसार बुद्धि कई प्रकार के हो सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होंगे। कहते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? संवेग मोटिवेट है, इसमें से कौन सा एक संवेग है उसके बारे में यूज करने के लिए बताया गया है। पहला है उत्तेजना, स्मृति, डर और ध्यान। इसके बारे में आपको बताना है। कहते हैं डर एक मानवीय भावना है। डर क्या है? एक मानवीय भावना है। डर एक मानवीय भावना है जो प्रत्येक के अंदर रहता है, एक मुख्य स्वरूप है। किसी व्यक्ति की सुरक्षा या सुरक्षा के धमकी देने वाली किसी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं तो वह होता है। यानी कि एक संवेग जो है वह क्या है? डर है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वह एक संवेग, डर का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों को पहचान करता है जो, पहला ऑप्शन है प्रत्यास्थी है, विकलांग है, डिलेक्सिया है या सृजनात्मक है। तो आपको सही आंसर बताना है। कहते हैं अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों को पहचान करता है जो क्या होते हैं? सृजनात्मक होते हैं। जो सृजनात्मक होते हैं, क्रिएटिविटी होते हैं, सृजनात्मक होते हैं, वह अलग अलग पैटर्न पर बच्चे को सोचने और पहचानने का काम करता है। यह प्रतिभा होते हैं, उसमें व्यक्ति अभ्यास करने की, सहसंबंधी परिणति का व्यवहार होता है, उनमें अलग अलग सोच होते हैं, वह क्या कहलाता है? सृजनात्मक कहलाता है, यानी कि क्रिएटिविटी कहलाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को प्रतिभाशालीता डैश के कारण हो सकती है? किसके कारण हो सकती है बच्चों में प्रतिभाशाली? वह आपको बताना है। कहते हैं प्रतिभाशाली जो होते हैं वो बच्चे, वह आनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रियाएं के कारण होता है। किसके कारण होता है? इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों के बीच प्रतिभाशालीता जो बच्चे होते हैं वह प्रगतिशील जो होते हैं, प्रोग्रेसिव जो होते हैं बच्चे, वह जो होते हैं वह किस पे होते हैं? आनुवांशिकता और वातावरण दोनों पे डिपेंड करता है। अंतःक्रियाएं संबंध होते हैं जो बच्चे को डिपेंड करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो होगा वह बी होगा, आनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रियाएं करना। इसी के साथ आज हम लोग का ख़त्म होता है। अगर इसका PDF चाहिए तो मेरी टेलीग्राम द नॉलेज सक्सेस में ज्वाइन कर दें। अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। इसी के साथ अगले CDP के सीरीज में अगले क्वेश्चन के साथ हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।